Hello friends, welcome to the channel Study with Amanpreet Kaur. Friends, I welcome you all to this session of class 10th science. Friends, आज से हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो विल कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर साइंस कोर्स बुक. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ द होल सिलेबस, आई पर्सनली थिंक. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ईजी चैप्टर यही है पूरे सिलेबस का. आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, जो हमने देखी हैं, इवन आपने नोटिस भी की होंगी, कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसे जब हम रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है. खासकर समर्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. आयरन तवा या फिर जो पैन होता है, उसे जब हम खुला छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा. ठीक है, जब ग्रेप्स खराब हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं तो क्या होता है. जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है. इवन हमारी बॉडी में जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है. और हम जब रिस्पायर करते हैं तब क्या होता है. ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. राइट, तो हमने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है. चलो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन, जिसको हम बर्न कर रहे हैं. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. और हीट हम कब प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही प्रोवाइड करेंगे ना. तो मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट करा रहे हैं. ठीक है, तो क्या बन रहा है, वाइट कलर का पाउडर सा बन रहा है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो वो एक वाइट पाउडर में बदल गया. और वाइट पाउडर का क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये बना ही क्यों, कैसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये बना क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रहा है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, दोनों रिएक्ट करिए आपस में, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है. मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोडक्ट चेंज बदल के आ रहा है. मतलब पुराना वाला जो प्रोडक्ट था वो नहीं रह गया है, नया प्रोडक्ट बन रहा है. राइट, एक और एक्टिविटी देखते हैं. लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हो तो क्या होता है. लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हो तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हो आप, कुछ ना कुछ तो चेंज होता होगा. राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एक्टिविटी 1.3, जिसमें हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है. डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. यहाँ पर क्या है, देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, डाइल्यूट मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है, पानी उसमें ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है. सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए. जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे आप टुकड़े मान लो. ठीक है, डाल दिए. अब ऐसा तो नहीं कि बैठे रहेंगे आराम से, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चेंजेस करेंगे भैया, रिएक्ट वगैरह करेंगे. तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है. हाइड्रोजन गैस निकल रही है. ठीक है, अब ये क्यों निकल रही है वो हम आगे देखेंगे. तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या. केमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. जो पुराना सब्सटेंस था वो नहीं रह गया है, चेंज हो गया. राइट, अब ठीक है, हमें समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए ना. तो यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिससे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, चेंज इन स्टेट. स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है. राइट, इनिशियल स्टेट जो थी वो नहीं रह गई है, चेंज हो रही है. कोई चीज़ सॉलिड में थी तो लिक्विड बन गई है, लिक्विड में थी तो गैस बन गई है. राइट, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो भी हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है.
अगर गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि इस एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी जब हमने ये रिएक्शन करवाया, राइट, तो मतलब कि तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि जब प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट एक तरह से आप कह सकते हो रेजिड्यू टाइप, ठीक है, जब वो बनता है तब भी केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब केमिकल चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशंस पढ़ लेते हैं। तो देखो, हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पढ़ा था। बट आपको नहीं लग रहा ये सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है? मतलब हर जगह तो आप ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखते फिरोगे ना, मतलब हमें शॉर्टर फॉर्म चाहिए, राइट, हमें एक ईजिएस्ट फॉर्म चाहिए, सिंपल फॉर्म चाहिए, जिससे हम इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। सो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। एक तरह से आप कह सकते हो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन देखो, ये इक्वेशन देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? ये एक वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमने इसको पूरा लिख रखा है, राइट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने सिर्फ ये चीज़ लिख दी और हमें समझ भी आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, राइट। तो मतलब सिंपल है और ये आसान भी लग रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ओके। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर लिखा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? रिएक्टेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कुछ बना रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट होते हैं जो हमारा एंड प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे कि रिएक्टेंट्स, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं। बना क्या रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मतलब ये इनका प्रोडक्ट है। इस तरह से हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। प्लस का निशान है और यहाँ पर एरो बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? प्लस रिप्रेजेंट करता है कि भैया वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ओके। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसका क्या और तरीका है। जो हमने वर्ड इक्वेशन देखी, क्या उसको भी हम छोटे तरीके से लिख सकते हैं? क्या उसको भी हम और शॉर्टर वे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको हम और कंसाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम वर्ड्स यूज ना करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। वर्ड इक्वेशन नहीं बनेगा, केमिकल इक्वेशन बनेगा। जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है तो ये सेम ही वही रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ पर हमने सिंबल्स का यूज़ किया, फॉर्मूलाज का यूज़ किया, तो ये और कंसाइज्ड हो गया और छोटा हो गया, तो हमें ईजी हो रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, हमारी कहानी आगे चल रही है और हम आगे देखते हैं कि अब आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि नंबर ऑफ एटम्स आपको काउंट करने हैं। ये क्यों करने हैं, देखते हैं आगे। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे ना, तो दोनों साइड्स पे ना नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि LHS और RHS में दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आते हैं, तो मतलब कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, अपने जीवन में सुखी है। बट अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं आते हैं, तो मतलब उसके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। क्योंकि मास सेम नहीं रह जाता ना, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जो होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि बताओ अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एक और नाम क्या है, तो वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। कैसे करते हैं इसको छोड़ो, क्यों करते हैं पहले पता तो चले। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर अपने क्लास 9th में एक मास लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास से रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है, ठीक है, वही इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल इन द बोथ साइड्स, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। चलो
देखते हैं आगे, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसको बैलेंस करने की। चलो एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमने देखी थी ना, जिंक ग्रैन्यूल्स वाली, उसी को हम लिखते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कौन सी इक्वेशन है, जल्दी से बताओ। वर्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमने पूरे वर्ड्स लिख रखे हैं। अब इसको छोटा करें, कंसाइज कर दें, इजी कर देते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं कि बैलेंस कैसे करना है इसको। बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेना है। ये टेबल ना अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, इसीलिए आपको बनाने की ज़रूरत है। बाद में जब आप एकदम इसको प्रैक्टिस करके एकदम प्रो कर लोगे ना, इसको प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे, तो बिल्कुल आपको चुटकियों में हो जाएगा बैलेंस। ये टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एलिमेंट्स देखने सबसे पहले कि रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये हमने चारों लिख लिया कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब LHS पे जिंक कितना है, 1 है, RHS पे 1 है। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन LHS पे 2 है, RHS पे 2 है, सल्फर LHS पे 1 है, RHS पे 1 है, ऑक्सीजन LHS पे 4 है, RHS पे 4 है। तो सब कुछ बैलेंस्ड है, मतलब ये अपने जीवन में सुखी है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब कि एक स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, क्या इक्वेशन है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप्स वाइज देखते हैं। देखो, अब ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है नहीं कि आपको ना इसके आसपास ऐसे डब्बे बनाने पड़ेंगे, बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सीधा आपको ये बॉक्स बनाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर है Fe, H और O, मतलब आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, LHS में आयरन कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1, RHS में 3, हाइड्रोजन कितना है LHS में, 2, RHS में 2। चलो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है LHS में, 1, और RHS में देखो 4 है। तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, बैलेंस नहीं है, राइट, नॉट बैलेंस रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बैलेंस्ड करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर मैं कहूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 चाहिए। तो बेसिकली मुझे ऑक्सीजन को किस तरह से 4 बनाना होगा, इस वाले को। तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ सामने, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा ईजी हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो मतलब मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। तो यहाँ पर ऐसे ही होता रहेगा, किसी का बैलेंस बनेगा, किसी का बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैनेज करना, इसको आना चाहिए। तो हाइड्रोजन का बैलेंस कैसे बिगड़ गया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है 2 × 4 मतलब 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा। तो जहाँ हमने इसके सामने 4 लगाया था, यहाँ पे भी तो लगा ही सकते हैं, यहाँ पे भी 4 लगा दो। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 4 2 जार 8 है, यहाँ पे भी 4 2 जार 8 है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा रह गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए हैं, बट रह गया है आयरन। आयरन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो जैसे यहाँ पर 4 4 लगाया, वैसे यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, ईजी हो जाएगा ना फिर तो यहाँ पर ये हमारी बन जाएगी फाइनल केमिकल इक्वेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप इसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है, वैसे इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नया नया है ना, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेथड हम यूज़ करते हैं ना बैलेंसिंग करने के लिए, उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक तरह से आप कह सकते हो तुक्का मारने वाला मेथड, तुक्का लगाने वाला। ठीक है, तो तुक्का ही लगा रहे हैं ना, किसी के सामने 4 लगा रहे हैं, किसी के सामने 4 लगा के देख रहे हैं, 3 लगा के देख रहे हैं, एक तरह से तुक्का ही है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ऑल्सो आपको देखना है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट होल नंबर यूज़ करते हैं। कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना हमारे स्मॉलेस्ट होंगे, कोशिश करना इसको हमेशा, इसको नोटिस करना हमेशा। जब आप बैलेंस करने लगोगे तो आप छोटे नंबर से ही देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम अपनी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो हम फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं, है ना, कि मान लो गैशियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स। ये जो स्टेट्स हैं ये हम रिएक्शंस में लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। और इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, गैशियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे G से, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से, सॉलिड को S से। गैस, लिक्विड, सॉलिड तो ठीक है, लेकिन ये एक्वस क्या है, एक्वस होता है जो पानी में डिजॉल्व रहता है बेसिकली। ठीक है, पानी में डिजॉल्व जो सोल्यूशन रहता है ना उसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर आयरन है, सॉलिड है, तो यहाँ पे हमने S लिख दिया,
यहाँ पे जो H2O है, वाटर है, वो गैस की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे हमने G लिख दिया। यहाँ पर देखो O4, Fe3O4 ये जो है सॉलिड की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने S लिख दिया, और यहाँ पे H2G गैशियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने G लिख दिया। तो यहाँ पर हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो स्टेट क्या है उसकी, मतलब सिर्फ हमें रिएक्शन का पता नहीं चल रहा, हमें स्टेट का भी पता चल रहा है। इनफैक्ट आप और चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हो पाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से अपना होमवर्क कर लेते हैं, राइट, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर थोड़ा दबाव डालना पड़ता है, टीचर को थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है कि बेटा होमवर्क कर लो, या फिर काम कर लो अपना, है ना, पढ़ लो, तो प्रेशर डालना पड़ता है तभी वो करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है तभी वो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिएक्शन लिखी हुई है, CO+2H2 गिव्स CH3OH, ठीक है। यहाँ पर इसका स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, GGL, गैसेस लिक्विड, ठीक है, लिखे हुए हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, देखो 340 ATM। ATM क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि इस प्रेशर पे ही ये रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको ये रिएक्शन कराना है तो इतना प्रेशर आपको देना ही पड़ेगा, इतना प्रेशर मतलब ज़रूरी है, ठीक है, एक तरह से इसका दबाव है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ से थोड़ी इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो है ये हमारा 6th चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। इतना बड़ा रिएक्शन है, इतना बड़ा इक्वेशन है ना। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जो फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं ना, प्रोसेस, है ना, उसकी इक्वेशन है। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है, वरना नहीं होता है। तो मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक तरह से सनलाइट और क्लोरोफिल जो है ना, एक तरह से इसका प्रेशर है, एक तरह से इसके कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। उसी तरह से सनलाइट और क्लोरोफिल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, राइट, उन्हीं की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसी चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं ताकि हम अपनी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकें रिएक्शन को। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें फटाफट से। देखो क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको किस तरह से क्वेश्चन हैं, मतलब बता देती हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एक्टिविटी 1.1 में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ओके, कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करना है आपको केमिकल रिएक्शन, ये आपको रिएक्शंस दे रखी हैं, इसको बैलेंस करना है, मतलब इसको पहले आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, फिर आपको इसको बैलेंस करना है, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये अगेन रिएक्शंस दे रखे हैं, आपको इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है विद द स्टेट सिंबल्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी भी आपकी किसी काम आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोज़ लाती रहूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है उसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ओके। So thank you so much for watching this video.